सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन के अगेन 5 क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। एक एक बार तुम खुद सॉल्व करके देखना तुम्हारे खुद से कि अगर होते हैं या नहीं होते तो मेरा चेकआउट करना। नाउ द 3 आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑफ मासेस m lies in xy plane as a point 0 this and the gravitational force on mass at origin is। एक्स वाई प्लेन है तो ऑफकोर्स सी बात है कि हम एक्स वाई प्लेन को डिनोट कर देते हैं। ये मेरा पॉइंट 0 रहेगा, 0,0 जहाँ पे कोई एम मास पड़ा हुआ है ना। उसके बाद में ये कहता है कि a/2 डिस्टेंस पे, तो कहीं ना कहीं a/2 जो है वो मेरा x को शो कर रहा है और 0 जो होगा पहला वाला x और दूसरा वाला y को शो करता है ना। अगर उसकी बात करें तो ये क्या होगा, 0,2a होगा। तो यहाँ पे मैं कहीं पॉइंट डिटरमाइन कर देता हूँ, 0 मेरा x का शो करेगा, 2a मेरा y को शो करेगा ना। ग्रेविटेशन फोर्स ऑन मास एट ओरिजिन वाले पे निकालें। अब ये भी मास m है, ये भी मास m है, दोनों को रेड पेन से शो कर देता हूँ। ये मास m है, ये वाला भी मास m है और ये वाला भी मास m है। ये दोनों जो मासेस होंगे आपस में इधर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे, ये वाला इधर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। कोई वेक्टर एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई कैप और जे कैप की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो अपन नॉर्मली उसी फॉर्म में लिख लेंगे। अगर इन दोनों के लिए मैं लिखना चाहूँ अपना फॉर्मूला तो वो होगा F इज इक्वल टू जी m1 m2, तो मतलब कि दोनों का m है तो m स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना आया, f इज इक्वल टू 4 जी m स्क्वायर बाय a स्क्वायर। आई कैप की तरफ आया कि हाँ सर आई कैप की तरफ आया ना। जे कैप की वाला निकाल देते हैं, तो मतलब कि इन दोनों का मास अब हम ले करके फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इन दोनों का मास अगर फाइंड करेंगे तो f इज इक्वल टू जी m स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 4a स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं एफ वाई डायरेक्शन में जो आया वो जी m स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर आया, जो कि जे कैप के अंदर था। नॉर्मली दोनों का एडिशन कर देते हैं तो f1 प्लस fx प्लस fy करेंगे। f इज इक्वल टू fx प्लस fy अगर करते हैं तो 4 जी m स्क्वायर बाय a स्क्वायर आई कैप प्लस जी m स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर जे कैप। दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 4 प्लस 1 बाय 4, ये आई कैप बच जाएगा, ये जे कैप बच जाएगा, 4 आई कैप 4 जे कैप। तो ये 1 बाय 4 जे कैप। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा सिंपली। नॉर्मली अगर लाइन टू लाइन सॉल्व करो तो ये इसका लाइन टू लाइन सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है, सेकंड वाला। ओके हो चुका है, मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस के लिए क्या मुझे छोड़ो, मैं इसको थोड़ा डिवाइडेशन में ही डाल देता हूँ ताकि हमारे पास लिखा हुआ सॉल्व करा हुआ तो रहे ना। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि इफ़ द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2 सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r इज f, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि f जो है वो दो मास के बीच में है, m1 m2, और जिनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r स्क्वायर, तो ये f है। देन द फोर्स एफ डैश बिटवीन द डिस्टेंस आर प्लस डी विल बी, ठीक है। एफ डैश मतलब नया वाला फोर्स जो जी m1 m2 बाय अब डिस्टेंस क्या करती है आर प्लस डी का होल स्क्वायर हो गया है। अब मुझे पुराना वाला एफ लिखने के लिए एक आर चाहिए, तो मैं नीचे आर स्क्वायर और ऊपर आर स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये वाला जो मेरा पूरा होगा ये तो मेरा क्या कहलाएगा, पुराना वाला एफ। सो एफ डैश इज इक्वल टू एफ पुराना वाला अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यही बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। सिंपली भाई ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो लेकिन करना सेम है, मतलब कि ऊपर अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, एस लाइक दैट। 8th वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 3 आइडेंटिकल बॉडीज है आर प्लेस्ड एट अ वर्टेक्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ आर्म एल, मतलब कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिनकी आर्म जो है वो एल है और वहाँ पे अपन ने 3 मासेस जो है उनको करा है। सो अ ट्राइंगल एज सच बाय विच स्पीड ऑफ द बॉडी शुड बी रोटेटेड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड सो दैट द ट्राइंगल्स मूव अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब कि ये ग्रेविटेशन फील्ड से कुछ ऐसी तरह एक दूसरे से खिंचा है कि ये जब चलना स्टार्ट करे तो ये किसके अंदर आ जाए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के अंदर आ जाए, ठीक है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस कवर करने लग जाए। सो हमें इससे रिलेटेड सिर्फ ये पता है
कि ये अगर कोई पर्टिकुलर मास है तो इस पर्टिकुलर मास से ये वाला भी अपनी तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला भी अपनी तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इस पे भी कोई ये वाला इस तरफ, ये वाला इस तरफ लगा रहा होगा। किसी एक मास को लेकर के चलें कि एक मास के ऊपर अपन निकालते हैं कि किसी एक मास के लिए लेके चलते हैं। अगर हम किसी एक मास के लिए लेके चलते हैं तो हम मानते हैं कि इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बीच में आ रहा होगा। अब ये 60 है, ये 60 है, ये 60, ऐसा क्यों है 60? सर 60 है, इक्विलेटरल है, और हमारा जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आएगा, √3f आ जाएगा। सर √3f क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो है मैंने बता रखी है कि 90 पे √2f आता है, 60 पे √3f आता है, और 120 पे नॉर्मल f आता है। मास तो सबका सेम है और l भी सबका है। सो √3f को मैं ओपन करूँगा तो gm²/l² लिख दूँ, क्योंकि डिस्टेंस तो l ही है। सो ये जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशन फोर्स है जो कि चाह रहा है, और ये घुमा रहा है किसके अंदर, सर्कल के अंदर, तो mv²/r हो जाएगा, क्योंकि सर्कल के अंदर घूमना चाहिए। सो r तो क्या होती है, अगर ये पूरे है जो कि सर्कल के अंदर घूम रहे हैं, अगर ये रोटेट होता है तो मैं रोटेट करवा के देख लेता हूँ। ये रोटेट तो वैसे होगा नहीं, तो ये एक्चुअली अगर रोटेट हो रहा है तो ये किस तरीके से रोटेट हो रहा है, मैं थोड़ा सा, ये कुछ इस तरीके से यूँ रोटेट हो रहा है। अगर ये रोटेट होता हुआ सर्कल में सर्कुलर पार्ट घूमे, तो सर्कुलर पार्ट घूमे दैट मीन्स कि सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसकी रेडियस क्या होगी सर, इसकी रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, जो कि रेड ब्लैक इससे शो कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। सर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, l/√3 होती है। कितनी होती है, l/√3। तो इस r को मैं चेंज कर देता हूँ, लिख देता हूँ l/√3, तो √3 मेरा ऊपर आ जाएगा। नाउ √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, जो मेरा v, ये एक l से ये एक l कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ v जो आया वो क्या आया, gm/l का रूट, तो gm/l का रूट, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सिंपल है। देखो नॉर्मली इन्होंने बोला था 3 आइडेंटिकल बॉडीज है, हर एक का मास m है, हर एक l लेंथ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे पड़े हुए हैं। अब ग्रेविटेशन फोर्स कुछ इस तरीके से लगा कि ये तीनों जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट कंप्लीट करने लग गए। तो सर्कुलर ऑर्बिट जब कंप्लीट करने लगे तो ग्रेविटेशन फील्ड हमने एक के ऊपर निकाल दिया और वही सर्कुलर के बराबर कर दिया, और उससे हमने वेलोसिटी निकाल दी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है, 3 इक्वल मासेस हैं 3 kg के, जो कि एक वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है, m m m 3 kg, तो 3 kg 3 kg 3 kg PQR मत, सो P Q एंड R ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड 4 kg इज प्लेस एज सेंट्रोइड O, और 4 kg का मास जो है वो सेंटर पे पड़ा हुआ है। द डिस्टेंस इफ सेंट्रोइड O, विच ऑफ द डिस्टेंस ऑफ √2m फ्रॉम ईच ऑफ द वर्टेक्स, ईच ऑफ द वर्टेक्स से इनकी जो डिस्टेंस है वो √2 है, मतलब कि ये यहाँ से भी डिस्टेंस √2 है, ये भी √2 है, और ये वाली डिस्टेंस भी √2 है। नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास 4 kg। अब भाई फोर्स 4 kg वाले पे फोर्स क्या लगेगा, अगर हम 4 kg वाले पे फोर्स लगाएं तो देखें कि इस तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा, जिसमें अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, gm1 m2 मतलब कि 3 × में 4/r√2 का होल स्क्वायर। अब ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, खींच रहा होगा एक दूसरे की तरफ, ये भी खींच रहा होगा, तो से भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, क्योंकि 4 4 √2 तो इधर भी f इधर भी f। हमें पता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कितना होगा, 60, ये 60, ये 60, तो ये 30, ये 30, तो ये 120 होगा। अगर 120 होगा तो बीच में से निकलेगा नॉर्मल f, जो कि सेम रहेगा। सो दोनों फोर्सेस जो हैं वो सेम है वैल्यू के, और दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अगर कैंसल आउट हो जाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, जिसमें 3 पार्टिकल्स हैं, ईच ऑफ अ मासेस एज केप्ट एट द कॉमन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L एंड एक्सर्टेड बाय फोर्स। देखो अभी थोड़ा सा मुझे लेट हो रहा है, मैं 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर केप्ट एट अ कॉर्नर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये रहा तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 3 मासेस हैं m m m के, और लेंथ जो है वो l है, l है, l है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन अनदर पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड एट अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ विल बी, वन साइड मतलब एक साइड के मिड पॉइंट पे ये m मास का पड़ा हुआ है, इस पे तुम्हें फोर्स बताना है कि कैसा होगा। ये वाला दोनों मास इधर खींच रहा होगा, ये वाला इधर खींच रहा होगा। सर कैसे, क्या भाई, ऐसा है कि ये वाला मास है, ये वाला मास है, किधर खींच रहा होगा, आपस में अट्रैक्टिव फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला इधर है, भाई दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, l/2 l/2, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे।
हाँ सर बात तो है, नलीफाई हो जाएंगे। फिर अब बचा कौन, ये वाला ही बचा, ये वाला ही बचा। ये इसके ऊपर कैसा लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इन दोनों मासेस की वजह से। इन दोनों के बीच की लेंथ क्या हो जाएगी सर, लेंथ तो ये हो जाएगी, कैसी हो जाएगी कि ये एल है, ये L/2 है, तो ये कितनी हो जाएगी L² प्लस L²/2, तो 3L²/2 का रूट, तो L/√3/2 और ये L बार में लिख लेता हूँ, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। नाउ अब हम G m1 m2 लगाएंगे, तो रूट टू ही होनी चाहिए ना, डिवाइडेड बाय 2 L², सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, L²/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 5 L²/4 का रूट लग जाएगा, तो L/2 और ये √5 अंदर रह जाएगा, है ना। ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, थोड़ा सा वो लेट होने की वजह से, ठीक है। L² मतलब कि ये हाइपोटेनियस है हमारी, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर L² = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर L²/4 हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 3L²/4 = P², मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर, और रूट यहाँ लग जाएगा, तो ये L बाहर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, तो ये √3 बच जाएगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई, तो G m1 m2 mm बराबर है, तो m² बाय बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो √3L², और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये 4, तो 4G m² 3L², ये अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, 3rd। सिंपल है, नॉर्मली कर देना, थोड़ा सा जल्दी शुरू किया है जस्ट बिकॉज कहीं जाना है। एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।